नेस्टेड वाइल। देखिए लूप जो है वो ना उसका काम है रिपीट करना, चीज़ों को बार 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 प्रिंट करना। जो हम लोगों ने कल क्लास अटेंड की थी डिसीजन, उसमें वो सिर्फ वन टाइम चेक करता है कि इधर कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स। अगर जो कंडीशन ट्रू है तो उसकी नीचे वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर दे, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसको स्किप कर दे। लूप जो है वो रिपीट पे रिपीट होगा कि अगर ट्रू होता है तो वो रिपीट होगा, ट्रू नहीं होता तो वो नीचे चला जाएगा। सही ना, इस तरह से इसका कॉन्सेप्ट है। और नेस्टेड का मतलब हो जाता है नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड वाइल लूप, नेस्टेड डू वाइल भी हो सकता है, लेकिन अभी उसमें नहीं जा रहे। नेस्टेड इफ़ की कंडीशन थी, यानी बजाय इसके कि सी आउट सी इन या कोई और कैलकुलेशन आए उसके नीचे वही स्टेटमेंट रिपीट हो। सही ना, तो उसको हम नेस्टेड कहते हैं। तो जिस तरह वाइल के केस में पहले इसको एक थ्योरेटिकल वे में समझ लें कि ये कैसे काम कर रहा है। लेट सपोज कि एक मेरी वाइल की कंडीशन है, उसमें मैं लिखता हूँ कि आई इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 5। सही है। और ऊपर मैंने डेफिनेटली आई को डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है कि इंट आई इज़ इक्वल्स टू 1। सही है ना, ये मैंने बता दिया कि मेरी आई की वैल्यू 1 है और एक वाइल का जो लूप है उसमें आई की जो लिमिट है वो उस वक्त तक काम करे जब तक आई की वैल्यू 5 या उससे कम हो। ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे इसकी मैं कर्ली ब्रैकेट बना के इसकी बॉडी ओपन करता हूँ और इसके अंदर अगर मैं कोई सी आउट की स्टेटमेंट लिखता हूँ या सी इन की स्टेटमेंट लिखता हूँ तो वो मेरा वो काम परफॉर्म कर देगा एक नॉर्मल। लेकिन अगर इसके अंदर एक और मैं वाइल लूप लिखता हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा कि नेस्टेड वाइल, यानी वाइल के अंदर एक और वाइल का लूप को मैं यूज़ कर रहा हूँ। डेफिनेटली इसका जो सिंबल होगा या जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, वो आई नहीं होगी। सही ना, क्योंकि आई आपने ऑलरेडी आउटर लूप को डिफ़ाइन किया हुआ है। तो लूप में जो वेरिएबल एक दफ़ा डिक्लेयर किया जाता है वो दूसरे लूप में वो वेरिएबल दोबारा डिक्लेयर नहीं करते नॉर्मल केसेस में। सही है ना, सम केसेस में हम कर सकते हैं, लेकिन जो अब तक हमने प्रोग्रामिंग की है उसमें ये याद रखिएगा हमेशा वेरिएबल को डिफरेंट करना है। और यूजुअली जो लूप में हम लोग वेरिएबल्स लेते हैं वो आई जे के एल इस तरह से लिए जाते हैं। इट्स अ नॉट अ स्टैंडर्ड बट इज़ अ गुड प्रैक्टिस। सही ना, तो लेट सपोज़ कि यहाँ पे भी मैं जे की वैल्यू ले रहा हूँ, यहाँ पे जे इज़ इक्वल्स टू 5। तो इस तरह से एक लूप लिया मैंने आउटर लूप, वो आई इज़ लेस देन 5 है। वाइल का लूप जो इनर लूप है जे इज़ इक्वल्स टू लेस देन 5 मैंने ले लिया। ठीक है। डेफिनेटली अगर मैंने जे को लिया तो मुझे ऊपर जे को डिक्लेयर करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ जे। सही ना, तो यहाँ पे इंट या डायरेक्ट लिख देता हूँ जे इज़ इक्वल्स टू 1। सही है, इस तरह से मैंने डिक्लेयर कर दिया। जी पूछें, ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये यूट्यूब पे रिकॉर्ड करूँगा। ये इसमें स्ट्रीम के ऊपर रिकॉर्ड नहीं जाएगा क्योंकि ये चूँकि हमारी एक एक्स्ट्रा डिस्कशन है ना, तो इस वजह से इसको मैं अलग रख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर कहती हैं तो इसको स्ट्रीम पे भी मैं रिकॉर्ड कर ही देता हूँ, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। 1 मिनट के सही है, स्ट्रीम पे मैंने रिकॉर्ड शुरू कर दी है हमारी एक डिस्कशन की। अच्छा, कहीं पे भी अगर आवाज़ इंटरप्ट कर रही हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। कहीं पे कोई चीज़ ना समझ में आए तो भी मुझे बता दें ताकि फिर मैं उसको दोबारा से वहीं से रिपीट कर लूँ, क्योंकि इसमें आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। सही है ना, तो इंटीजर आई इज़ इक्वल्स टू 1, जे इज़ इक्वल्स टू 1। सही ना, अब तक जो मैंने ये लिखा है ना, इससे आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर मैंने आई की वैल्यू 1 लिखी है और जे की वैल्यू 1 लिखी है और वाइल के अंदर कंडीशन आई इज़ लेस देन 5 है और वाइल जे इज़ इक्वल टू लेस देन 5 है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो काम भी हम पार्टिकुलर इस बॉडी के अंदर करेंगे, यहाँ पे इसकी कर्ली ब्रैकेट ओपन मैं कर रहा हूँ। सही ना, तो यहाँ पे मैं जो भी कोड लिखूँगा वो 25 टाइम एग्जीक्यूट होगा। सही है, क्योंकि लूप में ये होता है कि अगर एक सिंगल लूप होता है आई इज़ लेस देन 5 और इनिशियल कंडीशन 1 है तो इसका मतलब है कि 5 टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन अगर दोनों यानी ये 5 टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, ये 5 टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 25। तो 25 टाइम्स इसका जो आउटपुट है वो जनरेट होगा। सही है। लेट सपोज कि अभी मैं कोई भी एक स्टेटमेंट्स के अंदर लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मैंने लिखा सी आउट और यहाँ पे मैं लेट सपोज जे ले लेता हूँ। सही ना, मैंने जे ले लिया और विद स्पेसिंग के साथ
स्पेसिंग दे दी और यहाँ पे एक कॉलन लगा दिया, सही है, ये कर दिया। और यहाँ पे जिस तरह जे का लूप है, सही ना, तो इसके अंदर डेफिनेटली मुझे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाना पड़ेगा। डिक्रीमेंट लगाऊंगा तो मेरा लूप इनफाइनाइट बन जाएगा, मुझे इंक्रीमेंट ही लगाना पड़ेगा ताकि जो मेरा लूप है वो ख़त्म हो सके, सही ना। तो ये ने मैंने जे प्लस प्लस कर दिया और उसके बाद यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट लगाऊंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ताकि जे की क्लोजिंग हो जाए। और फिर आई का लूप, जो ये आउटर लूप है आई का, तो यहाँ पे भी मुझे एक इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा कि एटलीस्ट कि ये भी अपने एक पार्टिकुलर टाइम पे ख़त्म हो जाए, सही ना। अगर आप ये इंक्रीमेंट लगाना भूल जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपका जो आउटपुट है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, सही ना। और फिर यहाँ पे आखिरी मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट। तो बेसिकली जो हम लोग कोडिंग को थोड़ा सा एक टैब दे के आगे आगे लिख रहे होते हैं, वो इसी वजह से लिख रहे होते हैं कि हमें पता रहे कि कहाँ से ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है वो स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे वो ब्लॉक ख़त्म हो रहा है, सही है ना। तो मीन्स के जो आउटर लूप है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू हुआ और यहाँ पे आके वो इसकी इक्विवेलेंटली ख़त्म हो रहा है। सिमिलरली इनर लूप जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये उसकी बॉडी का हिस्सा है, सही ना। तो वो तमाम चीज़ें जो कर्ली ब्रैकेट ओपन है, इस कर्ली ब्रैकेट क्लोज के बीच में है, वो इस आउटर लूप का हिस्सा है। और जो जे का लूप है, इनर लूप, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज, वो जे लूप की हद तक है, ठीक है। अब ये काम कैसे कर रहा है इसको देख लेते हैं वन बाय वन के ये कैसे रीड आउट हो रहा है। तो ये देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज़ जो होती हैं इनिशियलाइज होती हैं, आई इज इक्वल्स टू 1, जे इज इक्वल्स टू 1, सही ना, इनको वैल्यू असाइन हो गई। नेक्स्ट स्टेप में जब प्रोग्राम ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे वाइल का लूप आ रहा है और वहाँ पे टेस्ट कंडीशन लिखी हुई है और टेस्ट कंडीशन को चेक कर रहा है कि i इज़ लेस देन 5, विच मीन्स के i की इनिशियल वैल्यू 1 है, सही है ना, और वो लेस देन और इक्वल्स टू 5 है। कंडीशन जो हो रही है वो ट्रू हो रही है, सही ना। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, लेट सपोज कि यहाँ पे मैं 1 की जगह 6 लिख देता और यहाँ पे वो चेक करता है 6 इज़ लेस देन 5, कंडीशन इज़ फॉल्स, तो ये पूरी की पूरी बॉडी जो है फॉल्स हो जाती है और प्रोग्राम इस कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग से नीचे चला जाता है, सही ना। अगर कोई कोड लिखा हो तो उससे नीचे चला जाता है, प्रोग्राम बंद हो जाता है। लेकिन राइट नाउ मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 की केसेस में कंडीशन ट्रू है। कंडीशन जब ये वाली ट्रू हो गई तो इसके बाद वो फिर इस इनर लूप के पास आएगा। इस इनर लूप के पास आया, यहाँ पे अगेन वो चेक करेगा कि j इज़ लेस देन 5, तो फॉर द फर्स्ट टाइम j की वैल्यू 1 है, सही ना। यहाँ पे वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, इस तरह से, सही है ना। ये चीज़ चेक हुई, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पे अब प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, सही है। प्रोग्राम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सी आउट का मतलब होता है डेटा डिस्प्ले कराना, C++ आउटपुट। जे लिखा हुआ है, जे का मतलब हो गया 1, तो जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है वहाँ पे एक ये 1 प्रिंट कर देगा, सही है। उसके बाद एक स्पेस आ रही है, सही ना, स्पेस, ताकि हमारे पास जो आउटपुट है स्पेसेस के साथ आए, तो हमने इस वजह से लिया। उसके नीचे लिखा हुआ है जे प्लस प्लस। जे प्लस प्लस उसका मतलब सिंपल कि जे में एक सिंगल इंक्रीमेंट कर दो और उसके बाद ये देख रहा है कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। लेकिन चूंकि लास्ट टाइम हमारे पास वैल्यू ट्रू थी ना, जब भी लास्ट टाइम वैल्यू ट्रू होगी ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर आएगा। अब ये चेक करेगा कि 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पे दोबारा प्रोग्राम यहाँ पे अंदर आएगा, जे की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट परफॉर्म करेगा, जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट परफॉर्म किया तो 2 प्रिंट कर देगा, इसी तरह 3 प्रिंट कर देगा, 4 प्रिंट कर देगा, 5 प्रिंट कर देगा। वंस इट इज़ प्रिंटेड 5, यहाँ पे 5 प्रिंट हो गया तो ये इंक्रीमेंट कर देगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 6, सही है। जब जे की वैल्यू 6 हो गई तो ये दोबारा ऊपर जाएगा, चेक करेगा 6 इज़ लेस देन 5, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। कंडीशन के जैसे ये फॉल्स होगा तो इसका मतलब है कि इस ब्रैकेट से वो बाहर आ जाएगा आपका प्रोग्राम। इस ब्रैकेट से प्रोग्राम बाहर आ गया तो नीचे वो देख रहा है कि इसके पास i++ है। i++ का मतलब ये हो गया कि लास्ट वैल्यू i की 1 थी, उसमें एक सिंगल इंक्रीमेंट कर दो तो i की वैल्यू हो जाएगी 2, सही है ना। और फिर लास्ट टाइम चूँकि ये वाइल का लूप ट्रू था तो यहाँ से प्रोग्राम वापस क्लोजिंग होने से पहले प्रोग्राम वापस ऊपर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएगा और फिर चेक करेगा कि 2 इज़ लेस देन 5, कंडीशन हमारी बिल्कुल सही है, 2 इज़ लेस देन 5 है, सही है। तो प्रोग्राम वापस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगा वाइल के पास, सही है ना। वाइल के पास आएगा, अब कंडीशन चेक करेगा, सही ना। अब जब कंडीशन चेक करेगा तो हमारे पास जो जे की आखिरी वैल्यू है वो 6 है। मेक श्योर आप ये याद रखें कि जे की आखिरी वैल्यू 6 है। तो उस सूरत में क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी।
कंडीशन के फॉल्स होने पे ये बॉडी को दोबारा स्किप हो जाएगी और ये आई में इंक्रीमेंट होगा, यानी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर फॉल्स हो जाएगा। तो यानी मीन्स के ये जो मैंने प्रोग्राम बनाया है इसका जो आउटपुट जनरेट होगा वो सिर्फ 1 2 3 4 5 होगा। क्यों? क्योंकि हर दफ़ा यानी एक दफ़ा जे का लूप चलने के बाद जे की लास्ट वैल्यू 6 थी, रीसेट नहीं हो रही थी जे की वैल्यू, सही ना। जे की वैल्यू चूँकि रीसेट नहीं हो रही थी उसकी वजह से 4 टाइम्स जो ये आई का लूप चला बाद में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट ना, तो इन पॉइंट्स पे जब लूप एग्जीक्यूट किया तो उसने कोई वैल्यू प्रिंट नहीं की, इसकी वजह से कि जे की वैल्यू 6 थी। क्या ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? सही है, आ गई ना। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और इसी तरह ये आखिर यानी 5 टाइम्स जो है 1 2 3 4 5 की वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट करे, सही है ना। तो उसके लिए मुझे जो जे का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को रीसेट करना है विद 1। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो जे इज इक्वल्स टू 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसको मुझे लिखना पड़ेगा जैसे ही करली ब्रैकेट ओपन हो रहा है ना, इसके फ़ौरन बाद जे इज इक्वल्स टू 1, यानी मीन्स कि मैं इसको रब करता हूँ और यहाँ पे मुझे j इज इक्वल्स टू 1 लिखना है। उसकी वजह क्या है कि जब सेकंड टाइम ये i की वैल्यू जब 2 होगी, 2 इज़ लेस देन 5 कंडीशन ट्रू होगी, तो उसके बाद मेरा जो वेरिएबल है ये j का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे आए और j की वैल्यू को 1 से दोबारा रीसेट कर दे, सही है ना। तो 1 यानी मीन्स अब 6 ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जब 1 आ जाएगा तो उसके बाद फिर क्या होगा कि इस वाइल की बॉडी के अंदर जाएगा और अब जब जे की वैल्यू को जब चेक करेगा कि जे क्या मतलब हो जाएगा 1 इज़ लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो फिर प्रोग्राम्स के अंदर आएगा और ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 करके वैल्यू को प्रिंट करेगा। ये बात समझ में आई? जी हम्म बिल्कुल, हाँ हाँ। यानी मीन्स के ये जो कंडीशन लिखी हुई होती है ना लूप के अंदर, चाहे लूप हो चाहे इफ़ की कंडीशन हो, दोनों के लिए वैलिड है कि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इसके अंदर जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इसको स्किप कर जाएगा। अभी मैं इसकी एग्जांपल करके दिखाता हूँ डेव के कंपाइलर पे ना, ताकि उससे आपका और ज़रा आइडिया क्लियर हो जाएगा। अगर ये नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है, और ये मैंने शायद अपने लेक्चर्स में बताई थी ये बात कि आई का जो लूप है, जो आउटर लूप है ना, आप इसको देख भी लें कि ये वर्टिकली तौर पे चलता है, सही है ना। और जो इनर लूप है, जो जे का लूप है हमारा, वो इस तरह हॉरिजॉन्टल तौर पे चलता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि जो ये इनर लूप है जे है, तो ये क्या करेगा, पहले 5 टाइम्स ये चलेगा, 5 टाइम्स ये चलेगा, तो इसका मतलब है वो अपनी वैल्यूज़ जो है वो हॉरिजॉन्टल तौर पे प्रिंट करेगा। जो ये आई का लूप है, ये आउटर लूप है, आउटर लूप 1 टाइम उसने ये आउटपुट दिया, फिर आई की वैल्यू जब 2 हुई तो उसने ये आउटपुट दिया, जब आई की वैल्यू 3 हुई तो थर्ड लाइन का आउटपुट दिया, 4 हुई तो 4 एंड 5 लाइन पे 5। समझ में आ गई चीज़? ओके, अब मैं इसकी एग्जांपल करा देता हूँ डेव के कंपाइलर पे, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो और सही से क्लियर हो जाए। इंक्लूड IOStream using space std। देखिए मेरा स्टैंडर्ड कोड सही है। अच्छा,
int I is equals to 1, j is equals to 1, while I is less than equals to 5, इसकी बॉडी। अब ये देखें, जब आप करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज की बॉडी बनाते हैं तो खुद ब खुद ना ये एक एक छोटा सा पैराग्राफ भी बना देता है, यानी आपको ये बता रहा है कि ये पूरा करली ब्रैकेट यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसको अगर आप क्लिक भी करेंगे तो ये मिनिमाइज़ करके भी दिखा देगा, सही है ना, यानी मीन्स के करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज की बॉडी को मिनिमाइज़ कर देता है। तो इसके अंदर एक ये फीचर भी है आपके कंपाइलर के अंदर, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद फिर वाइल j इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, इसकी भी बॉडी आ गई, सी आउट j स्पेसिंग और j फिर बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे i प्लस 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 और यहाँ पे सी आउट हैंडल भी ऐड करेंगे, सही। अच्छा, कंपाइल करके देख लेते हैं पहले इसको। ITC सही है, इसको आप रन करके देखते हैं। ये देखें, ये मेरे पास जो मैंने पहले जिस तरह कोड बनाया था तो उसमें जो मिस्टेक आ रही थी, सही है ना, यानी मींस के इस पार्टिकुलर आउटपुट पे आप ये देखेंगे 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ। उसके बाद ये देखें ये डॉटेड लाइन जो नीचे आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे कुछ प्रिंट होना था जो कि प्रिंट नहीं हुआ, वो इसके, और ये डॉटेड लाइन नीचे इस वजह से आई कि जो मैंने सी आउट एंडल लिखा, सही ना, एंड लाइन जो है वो 5 टाइम एग्जीक्यूट कर गया, जिसकी वजह से ये जो डॉटेड लाइन है वो नीचे आ रही है, सही है। और हर दफ़ा एक दफ़ा चलने के बाद, यानी मींस के जो जे का लूप जो 1 टाइम एग्जीक्यूट कर चला, उसके बाद ये हमेशा फॉल्स हो रहा है, सही है ना, ये वाली पूरी बॉडी 4 टाइम्स फॉल्स हो रही है। तो हमें क्या करना है कि जो आई की वो जो जे की वैल्यू जो है, जो यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन की है, इट्स अप टू यू कि वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दें, या आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से इसको हटा दें, क्योंकि जे को उस वक्त उससे, यानी जब आप यूज़ कर रहे हैं उससे पहले डिक्लेयर करना है। और जब ऊपर से अगर आपने हटा दिया तो आपको INT दोबारा से लिखना पड़ेगा, सही है ना, कि INT दोबारा से लिखना है j इज़ इक्वल टू 1, या ऊपर यहाँ पे कॉमा डाल के j डिक्लेयर कर दें और यहाँ पे j इज़ इक्वल टू 1 कर दें। दोनों मेथड जो हैं वो सही हैं, सही है। अब मैं इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो जनरेट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई? देखना, ओके। अच्छा, अब देखें कि अब मैं इसी प्रोग्राम की मैं इसमें कुछ फर्दर चेंजिंग करता हूँ और फिर देखते हैं कि इसके आउटपुट पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो मेरा पहला लूप है i इज़ लेस देन इक्वल टू 5, सही है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि इनिशियल डिक्लेरेशन मैं 6 लिख देता हूँ, मैंने 6 लिख दिया, और अब मैं कंपाइल करके देखता हूँ इसका आउटपुट क्या आ रहा है। अब देखें, इसका जो आउटपुट है वो पहली लाइन पे ही ख़त्म हो गया, सही है ना, यानी मीन्स के हमारा जो लूप है वो एक दफ़ा भी नहीं एग्जीक्यूट किया, सही है। क्यों? इस वजह से कि हमारा जो ये मैंने आई की वैल्यू 6 कर दी, 6 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन के फॉल्स होते ही आप देख रहे हैं करली ब्रैकेट ओपन से ये पूरा यहाँ तक फॉल्स हो गया, नीचे कुछ भी नहीं था, रिटर्न 0 था, प्रोग्राम ने कोई आउटपुट जनरेट ही नहीं किया। ये चीज़ समझ में आ गई? ओके, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली मुझे बता दें, क्योंकि मैं इस तरह कंटिन्यू अगर
पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सब समझ में आ रहा है। किसी भी पॉइंट पे कोई चीज़ ना समझ में आए तो ज़रूर पूछ लें। फिर अगेन कि अगर मैं यहाँ से 2 लिख देता हूँ, सही ना, तो 2 का मतलब ये होगा कि अब मेरा जो आउटर लूप है वो चलेगा 4 टाइम्स, सही है, जबकि मेरा इनर लूप की जो इनिशियल वैल्यू है वो 1 है और मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 5 तक है, यानी कंडीशन तक। तो इसका मतलब ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट करने वाला लूप है और ये 4 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा। तो टोटल 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20 आउटपुट्स, सही ना। जो हमारे 20 आउटपुट जो हैं वो जनरेट होंगे। इसको जनरेट करके दिखा देता हूँ। ये देखें कि 1 2 3 4 5 और ये 5 और 5 10 15 एंड 20, तो टोटल 20 यूनिक आउटपुट जो हैं वो मेरे जनरेट हुए हैं, सही है। अच्छा, अब इसको आप क्या कहते हैं, इनर लूप की बात करता हूँ। तो इनर लूप में मैं यहाँ पे j की वैल्यू 6 इनिशियलाइज़ करा देता हूँ और यहाँ पे 1 कर देता हूँ, सही ना। तो लेट्स सी कि अब आप इसका अगर आउटपुट देखेंगे तो क्या होता है कि कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं होगा। लेकिन लास्ट टाइम क्या हो रहा था कि एटलीस्ट के 1 टाइम आउटपुट जनरेट कर रहा था। इस टाइम क्या हो रहा है कि कोई आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जे की जो वैल्यू आने से पहले ही मैंने जे की वैल्यू को 6 कर दिया। तो ऑलवेज ये जो वाइल का लूप है ये हमेशा टर्मिनेट हो रहा है, सही है ना। तो इस वजह से सी आउट एंडल तो लाइन चेंज तो हो रही है, लेकिन मेरा जो आउटपुट है वो कुछ भी जनरेट नहीं हो रहा। फिर इसी तरह जे को मैं यहाँ पे 1 ही कर देता हूँ और यहाँ पे जे की जगह आई लिख देता हूँ, सही है ना। अब इसका जो आउटपुट है वो डिफरेंट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू जब मैंने जे लिखा था, सही है। उसकी वजह क्या है कि ये जो लूप है ना, यानी कि अब यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की बात बताने जा रहा हूँ कि जो इनर लूप है ये बेसिकली यूँ रीड होता है ना पूरी लाइन में, सही है, इस तरह से। तो अब आई की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है। आई की वैल्यू उस वक्त तक चेंज नहीं होगी जब तक कि जे का लूप ख़त्म नहीं होगा। जब जे का लूप ख़त्म होगा तो जाके फिर आई में इंक्रीमेंट परफॉर्म होगा। तो जब मैंने यहाँ पे आई लिखा, आई की फर्स्ट टाइम वैल्यू 1 थी, तो उसने 5 टाइम आई को रिपीट किया, सही है, यानी आई की वैल्यू को रिपीट किया। जब जे की वैल्यू 6 हो गई, जे पे ये फॉल्स हो गया तो प्रोग्राम नीचे आया, लाइन चेंज हुई, आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर ऊपर लूप गया, 2 को उसने कंडीशन चेक की, कंडीशन ट्रू हुई, जे की वैल्यू को दोबारा रीसेट करके 1 कर दिया, जे इज़ लेस देन 5। अब सी आउट जो है वो आई की वैल्यू हो रही है, तो आई की लास्ट वैल्यू 2 थी, तो 5 टाइम जो है वो 2 प्रिंट हो रहा है, फिर 5 टाइम्स 3 प्रिंट हो रहा है, फिर 5 टाइम्स 4, 5 टाइम्स 5 एंड सो ऑन, सही है। और इसी तरह फिर अगर मैं इस लूप के अंदर 5 की बजाय 10 लिख दूँ तो इसका मतलब है कि 50 आउटपुट्स प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि आउटर लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है, इनर लूप जो है वो 10 टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है। तो टोटल मेरे जो पास जो आउटपुट आएंगे वो 50 के का वैल्यूज़ होंगी, यूनिक वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। और फिर इसके अंदर दूसरी चीज़ जो मैंने बताई थी कि अगर आपने इसको एक पहली दफ़ा एक आउटपुट आए, फिर दूसरी दफ़ा 2 आउटपुट आए, तीसरी दफ़ा 3 आउटपुट आए, तो उसमें फिर हम कंडीशन में फ़िक्स वैल्यू को यूज़ नहीं करते, उसके अंदर फिर हम डिपेंड कर देते हैं कि आई के ऊपर, सही है ना। तो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 होगी तो एक इनपुट जनरेट करेगा, सेकंड टाइम आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 इनपुट्स जनरेट होंगे एंड सो ऑन, जो भी इसके रिजल्ट्स हैं सीक्वेंस में जो चल रहा है इस तरह से। यानी अब ये टोटली आई के ऊपर डिपेंडेंट है कि आई जो है वो फर्स्ट टाइम 1 था तो इनर लूप एक दफ़ा एग्जीक्यूट किया, फिर जब आई की वैल्यू 5 होगी तो जो इनर लूप है वो 5 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, सच लाइक दैट, सही है। ये चीज़ समझ में आ गई। हम्म देखिए, सी आउट की जो स्टेटमेंट है इसको मैं वही दोबारा से सेट कर देता हूँ कि लेट्स सपोज 5, सही है। ये देखें, ये हमारा इनर लूप है, ये इनर लूप की बॉडी है, सही है ना। हमारे पास सी आउट की स्टेटमेंट कहाँ कहाँ लिखी हुई हैं, एक जे लूप के अंदर लिखी हुई है, सही है, और एक सी आउट की स्टेटमेंट जे लूप से बाहर यानी आई लूप के अंदर लिखी हुई है, सही है ना।
तो जो जे लूप की जो स्टेटमेंट है जो कि वैल्यू प्रिंट कर रहा है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही। जब जे की वैल्यू 6 हो गई, यहाँ पे ये 6 हो गया, तो इसका मतलब है कि पूरी कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी ये हर बार ये स्किप हो रही है। सी आउट जो है वो रीड ही नहीं हो पा रहा, जे प्लस प्लस रीड ही नहीं हो पा रहा, यानी मीन्स कि पूरा का पूरा लूप जो है फॉल्स है। जब ये पूरा फॉल्स है तो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। बात समझ में आई? ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये तो एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं ना, ये यानी मीन्स के चलेगा ही नहीं। जब ये सी आउट की स्टेटमेंट रन ही नहीं होगी, कंपाइलर्स को रीड ही नहीं करेगा, तो फिर ये आउटपुट कैसे जनरेट करेगा? यानी इसको मैं कंपाइल करके दिखा देता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पे जो ये एम्प्टी स्पेस आ रहा है ये सिर्फ सी आउट जो एंड लाइन वाला है ना वो दे रहा है, सही है। लेट सपोज के इसको फर्दर मैं कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे जो ये एंड लाइन है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ प्रिंट कर देता हूँ कि लेट सपोज के टी लिख दिया, सही ना, टी लिखा और उसके बाद एंड लाइन लिखा। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप ये देखें कि जो मेरा सी आउट की स्टेटमेंट जो रन कर रही है वो सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट रन कर रही है, सही ना, कि टी प्रिंट कर रही है, लाइन चेंज कर रही है, टी प्रिंट कर रही है, लाइन चेंज कर रही है, टी प्रिंट कर रही है, लाइन चेंज कर रही है, एंड सो ऑन। जो ये वाला सी आउट है ये एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा, तो इस वजह से कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। ओके, एनी अदर थिंग दैट यू वांट टू लर्न इन दिस नेस्टेड व्हाइल लूप? कोई और चीज़ इसके अंदर जो ना समझ में आई हो? ओके, कोई और क्यूरी? हाँ हाँ हाँ, हो सक हो, नहीं, फॉर के लूप में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर आपने बेशक डिक्लेरेशन की हुई है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो ब्रेक की स्टेटमेंट्स है ना, चलो मैं उस पर आ जाता हूँ, ब्रेक की स्टेटमेंट्स के ऊपर भी, और विद फॉर लूप बता देता हूँ। न्यू, ये तमाम कोड जो हैं जो मैं बना रहा हूँ ये उस पर टीम्स में मैं डाल दूँगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं लेता हूँ एग्जांपल फॉर लूप विद ब्रेक स्टेटमेंट। इसमें वही है कि जितनी ज़्यादा आप खुद से कंप्यूटर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे ना, उतने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट जो होंगे वो क्लियर होंगे। यानी इसमें आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ डाल के चेक करें, पहले अपनी एक कोड बनाएं, उसको गैस करें कि इसका आउटपुट क्या आएगा, सही ना। उसके बाद जब कंप्यूटर पे डाल के कंपाइल करके रन करके देखेंगे, अगर कोड सही आ रहा है तो उसका मतलब है आपका कॉन्सेप्ट सही है। लेकिन अगर आपका वही आउटपुट आपके जहन में कुछ और है, आउटपुट कुछ और आ रहा है, तो फिर आपको ना पूरा कोड आप जब रीड करेंगे ना तो फिर आपको लाइन बाय लाइन हर चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी। इट्स अ प्योर लॉजिकल कोर्स, यानी इसमें टोटली लॉजिकल चीज़ें हैं। और ये मैं बता रहा हूँ बहुत ही बेसिक चीज़ है, यानी जब सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे वो कोर्स काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। लेकिन डेफिनेटली असल प्रोग्रामिंग भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही होती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इन तमाम चीज़ों के कॉन्सेप्ट सही क्लियर होने चाहिए। फिर हाँ, अब हम कर रहे हैं फॉर लूप को यूज़, सही ना। फॉर आई इज़ इक्वल्स टू 1, आई इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, ये मेरा लूप है। डेफिनेटली इससे लूप लिखने से पहले जी बोलें। बिल्कुल बिल्कुल दिया था, हाँ लैब थी बिल्कुल।
बेसिकली उस कोड में आपने ये किया था, यानी मैं कुछ इस तरह से बता देता हूँ उसको कि आपने शायद एक सी आउट की स्टेटमेंट लिखी होगी कि फ़ारेनहाइट जो भी इस तरह से स्टेटमेंट लिखी है, सही है ना? इसी की बात कर रही हैं, हाँ। तो ये देखें कि जो इसमें बेसिकली ये देखें, सी आउट की स्टेटमेंट में आप मल्टीपल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सही ना? यानी मींस मल्टीपल नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन से मुराद कि ये देखें जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिखी है ना, ये बेसिकली कांस्टेंट है। अब इसके अंदर आपने कोई भी सेंटेंस लिखा है, कोई फार्मूला लिखा है, कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी है, वो कंपाइलर्स को रीड नहीं करता, एज इट इज़ प्रिंट कर देता है, सही है ना? यानी मीन्स कि इसमें ये कोई वो नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, सही है ना? ये कांस्टेंट है और इन्फॉर्मेशन होती है कि आपने ये बता रहे हैं कि ये फ़ारेनहाइट में ये है, सही है? ये कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे F लिखा या FRN लिखा, कुछ भी लिखा और उसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमा नहीं है और ये ब्लैक कलर में आपको शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कोई वैल्यू रखता है अपने पास, ये वैल्यू प्रिंट कर रहा है, सही है? ये कोई वैल्यू प्रिंट कर रहा है। फिर अगेन ये कंटिन्यू हो रहा है फिर विद एन कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा में ब्लू बोल्ड के अंदर जो चीज़ है इट्स अ कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन, सही है? जो कि एज इट इज़ प्रिंट हो रही है, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, कुछ भी है वो प्रिंट कर रहा है। फिर उसके बाद फर्दर अगर जैसा सी लिखा हुआ है तो वो वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ठीक है? अच्छा, कम बैक टूवर्ड्स दिस जी। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 लिख सकते हैं, हाँ। एक लाइन में आप जितना मर्जी चाहे बड़ा लिख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ये होती है आमतौर पे कि उसको अगर ज़्यादा लंबी जा रही हो ना, जिस तरह ये स्क्रीन से मेरी बाहर ना चली जाए, ये आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लिखते चले जाएँ। लेकिन होगा क्या कि वो जब आप उसको प्रिंट निकालेंगे, जब आप उसको रीड करेंगे तो वो ईजी नहीं होगा। हम आमतौर पे अगर हमारी सी आउट की स्टेटमेंट अगर बड़ी जा रही होती है तो हम इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं। अगर आप एक लाइन में लिख रहे हैं तो आपको सिर्फ ये दैट्स कॉल्ड द इंसर्शन साइन, ये साइन डालते जाएं और उसको सेपरेट करते जाएं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि लाइन बड़ी हो रही है तो यहाँ पे वो सेमी कॉलन लगा के नीचे आएँ और दोबारा से आपको ना सी आउट लिख के इस तरह से लिख दें, तो दोनों का मतलब सेम है, कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, ओके। फिर अब जैसा ये लूप है, सही है ना? फॉर का लूप है और इतना आप लोग को आप आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे सी आउट लिख के आई लिखता हूँ तो ये आपको पता है कि ये तकरीबन 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर देगा। एनीबडी हैज़ कन्फ्यूजन इन दिस प्रोग्राम? ये जो प्रोग्राम मैंने लिखा है कि इसका जो आउटपुट है 1 से लेके 10 तक आ रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर एवरीवन। तो डेफिनेटली अब मैंने इसको एग्जीक्यूट करके एक दफ़ा रन करके कंपाइल करके भी देख लेते हैं, और इसका नाम ITC फॉर ब्रेक कर देता हूँ। अच्छा जी, अब क्या लिखा हुआ आ रहा है कि आईओ स्ट्रीम नो सच फाइल और डायरेक्टरी, यानी मीन्स कि मैंने आईओ स्ट्रीम की स्पेलिंग गलत लिखी है। कंपाइल सही है और ये मेरे पास आउटपुट भी आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो मेरा एक्सपेक्टेड आउटकम था, सही ना? अब आप इसमें ये जानना चाह रहे हैं कि यार इसमें अगर मुझे ब्रेक लगाना है तो मैं कैसे लगा सकता हूँ? तो बिल्कुल इसमें ब्रेक लग सकता है। ब्रेक यूजुअली आमतौर पे हम लोग इफ़ की कंडीशंस का सहारा लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इफ़ पढ़ लिया है तो अब उसको मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी, सही है? अब ये है कि इसकी एक मैं कर्ली ब्रैकेट बना के ना एक बॉडी क्रिएट कर देता हूँ, ताकि मुझे, क्योंकि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स में यूज़ कर रहा हूँ फॉर के लूप में, तो हमेशा मुझे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज लिखना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ़ आई इज़ इक्वल्स टू 6, तो क्या करे कि ब्रेक एग्जीक्यूट हो जाए, सही है? ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पे अगर मैंने प्रोग्राम इस तरह से लिखा तो इसका मतलब ये है
कि इफ़ की जो स्टेटमेंट है वो उसका ताल्लुक सिर्फ इस ब्रेक से है, सही ना। ये जो सी आउट की स्टेटमेंट है इसका ताल्लुक इफ़ से नहीं है, सही ना। इट्स अ सेपरेट स्टेटमेंट, क्योंकि अगर मैंने उसकी करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करके कोई बॉडी क्रिएट नहीं की है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो वो चेक करेगा कि 1 जो है वो 6 के इक्वलेंट है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन जब भी फॉल्स होती है तो उसके नीचे वाली स्टेटमेंट स्किप होती है और उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट होती है वो रन हो जाती है। इसका मतलब है कि मेरे पास स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो जाएगा, मेरे पास 1 भी प्रिंट होगा, 2 भी प्रिंट होगा, 3 भी प्रिंट होगा, 4 भी प्रिंट होगा, 5 भी प्रिंट होगा। वंस इट इज़ प्रिंटेड 5, सही है। जब इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू हो जाएगी 6, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और जब यहाँ पे मेरा प्रोग्राम आएगा तो अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। और जैसे ही कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो ये जो ब्रेक एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक क्या करता है, जो आपकी इनर ब्रैकेट्स हैं इससे प्रोग्राम को बाहर ले आता है, सही है ना, बाहर लाता है। और अगर नीचे कोई फर्दर स्टेटमेंट्स है, लेट सपोज कि मैं लिख देता हूँ दी एंड, तो वो क्या करेगा, इस दी एंड को प्रिंट कर देगा और मेरा प्रोग्राम जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं रन करके दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया क्लियर हो। अब ये देखें, लूप जो था मेरा 1 से लेके 10 तक का था, यानी 1 से लेके 10 तक इसको वैल्यू प्रिंट करनी थी, लेकिन उसने क्या किया कि 1 से लेके 5 तक वैल्यू प्रिंट की। उसके बाद जब आई की वैल्यू 6 हुई तो 6 पे ब्रेक एग्जीक्यूट कर गया। ब्रेक में क्या हुआ कि करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज, इससे वो बाहर आ गया, यानी मीन्स के जो आपका लूप था जो 7, 8, 9, 10 टाइम जो एग्जीक्यूट करना था वो नहीं होगा, वो ख़त्म हो गया लूप, और उसने दी एंड पे चला गया। ये बात समझ में आ गई? सही है। फिर इसी तरह अगर ब्रेक की जगह पे आप कंटिन्यू लगा दें, इस ब्रेक को हटा के कंटिन्यू लिख दें, तो कंटिन्यू क्या करता है कि जैसे ही जब जी सब में लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। देखिए, प्रोग्रामिंग में एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब, हर चीज़ हर एक में फिट हो सकती है। लूप की चीज़ें डिसीजन में, यानी इफ़ की कंडीशन में आ सकती हैं, इफ़ की कंडीशनें लूप में आ सकती हैं, एंड सो ऑन, हर चीज़ हमारे पास पॉसिबल है। तो इसमें बस ये होता है कि करने का तरीका डिफरेंट होता है हर एक का, इसीलिए जो कोडिंग होती है ना वो कभी भी सेम नहीं होती कभी। यानी अगर बेशक मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हों, उनको कोई एक मैं बड़ा प्रोजेक्ट दूंगा ना, और सब ने अगर इंडिविजुअली तौर पे किया तो सबके कोड डिफरेंट होंगे। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है इन द प्रोग्रामिंग, सही ना, कि प्रोग्रामिंग जो है ना हर बंदा अपने लिहाज से करता है, क्योंकि उसका एक अपना एक माइंडसेट होता है कि इसमें ये लूप बेहतर लग रहा है, यहाँ पे कंटिन्यू लगाना बेहतर लग रहा है, यहाँ पे ब्रेक करना बेहतर लग रहा है। तो यानी मीन्स के आप किसी को फिक्स नहीं कर सकते। तो लेकिन अभी चूंकि हमारा बेसिक कोर्स है, वैसे मैं आपको एक फ़िक्स लेवल पे लेके चल रहा हूँ, लेकिन जब आप लोग 5th 6th सेमेस्टर में पहुँच जाएंगे तो उसके अंदर भी आपको सो कॉल्ड माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड या आर्डिनो से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करनी होगी। तो उसमें आपने अपनी टेक्निक खुद डिसाइड करनी है कि यहाँ पे मैं वाइल रखूँ, यहाँ पे मैं डू वाइल रखूँ या फॉर रखूँ। तो वो उसमें यानी मीन्स के अपनी जो स्किल्स होती हैं ना उसको यूटिलाइज़ करना होता है। चलें, अब मैंने कंटिन्यू लिखा, इसको मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो अब देखें कि इसमें हुआ क्या कि जब आई की वैल्यू 6 हुई थी तो यानी देखिए 5 आ रहा है, 5 के बाद 6 को स्किप कर दिया, 7 पे चला गया। तो कंटिन्यू का काम ये है कि जैसे ही कंडीशन करेक्ट होती है ना, वो नीचे वाली स्टेटमेंट चाहे वो 1 हो चाहे वो 10 स्टेटमेंट्स हो, सबको वो स्किप कर देता है, डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। ऊपर जाता है, आई की डेफिनेटली लास्ट टाइम चूँकि आई की वैल्यू 6 थी, 7 कर देगा, कंडीशन 2 हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो 7, 8, 9, 10 और फिर दी एंड जो है आखिर में वो प्रिंट कर देगा।
ये सही जी। सही है। देखें कंटिन्यू का, हाँ मैं इसको वाइल लूप में भी करके दिखा देता हूँ, सही है ना। ये बेसिकली मेरा समझाने का मकसद ये है कि जब कंटिन्यू की स्टेटमेंट आती है ना, तो वापस वो अपनी उस ओरिजिनल बॉडी की तरफ चला जाता है जहाँ से उसको एग्जीक्यूट किया गया होता है, सही है ना। फॉर लूप में क्या होता है कि जब वो वापस ऊपर जाता है ना, तो वो बेसिकली इंक्रीमेंट पे पहले जाता है, सही है। वाइल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास चूँकि वाइल लिखा होता है उसमें सिर्फ टेस्ट कंडीशन लिखी हुई होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है। लेट मी कन्वर्ट दिस पार्टिकुलर प्रोग्राम इनटू द वाइल। इसको फाइल सेव एज करता हूँ और फिर वाइल लिख देता हूँ। अच्छा, इसमें अब फॉर की जगह अब मैंने प्रोग्राम जो इसको जो फॉर का प्रोग्राम था उसको मैंने वाइल में कन्वर्ट कर दिया, सही है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, लेट्स सी, इसको देख लेते हैं पहले कि आई इज इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3 4 5, और जब आई की वैल्यू 6 पे आएगा, तो जब यहाँ पे 6 रिकॉल वो क्या कहते हैं 6 पे आएगा, तो ये आपको दोबारा ऊपर ले जाएगा, सही ना। और आई थिंक ये वाला जो प्रोग्राम है ये इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट कर देगा। लेट मी चेक। यस, अब इस प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम जो इसको कन्वर्ट किया फॉर लूप में, वो वाइल लूप में, तो ये देखें कि ये जो लूप है ना, ये इनफाइनाइट टाइम चलता चला जा रहा है, सही है ना। इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट करता चला जा रहा है क्योंकि ये ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हर दफ़ा जब कंटिन्यू आएगा ऊपर ले जाएगा, सही है ना। अब चूँकि आई की वैल्यू में कोई चेंज परफॉर्म नहीं हुआ था, सही ना, जो आई की वैल्यू स्टिल 6 है, यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 6 है, फिर ये कंटिन्यू, फिर ये प्रोग्राम जो है ना इसके बीच में ही एग्जीक्यूट कर रहा है। तो उस सूरत में मेन चीज़ ये करनी होगी कि जो इंक्रीमेंट की जो स्टेटमेंट है ना उसको उठा के ऊपर करना होगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आई प्लस प्लस हमेशा सबसे आखिर में लिखा जाए, इसको आप शुरू में भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, शुरू में अगर आप लिखेंगे ना, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास पहला आउटपुट आएगा वो 1 नहीं आएगा, वो 2 आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि जब इसका आउटपुट हम देखेंगे तो वो 2 प्रिंट करेगा, 1 नहीं प्रिंट करेगा। देखेंगे जो मैंने आई प्लस प्लस लिखा है ना, अगर इसको आप आई प्लस इक्वल्स टू 1 लिखते हैं तो इसका भी मतलब वही है जो इसका मतलब है आई प्लस प्लस का। क्या चीज़? डेफिनेटली हाँ। नहीं, क्या मतलब, यानी मीन्स कि अगर लेट मी अगर मैं, चले मैं इसको एक मिनट रुकें, इसको मैं वो करता हूँ, कमेंट करता हूँ। इस पूरे को भी कमेंट कर रहा हूँ। यानी अगर यहाँ पे मैं आई प्लस इज इक्वल टू 1 लिखूँ तो आप कह रही हैं कि आउटपुट में डिफरेंस आ रहा था इसमें। अभी देखें, अगर आपने लिखा कि आई प्लस इज इक्वल टू 1 तो इसका मतलब यही है कि आई के अंदर एक सिंगल इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। लेकिन अगर वही है कि अगर आपने यहाँ पे 1 नहीं लिखा होगा, यहाँ पे आपने लिखा होगा 2,
तो इसका मतलब ये है कि आई की जो भी वैल्यू है उसमें हर दफ़ा 2 का इंक्रीमेंट कर दो। तो अब ये होगा कि अब हमारे पास जो आउटपुट होगा वो ऑड सीरीज़ में जनरेट हो जाएगा इस तरह से। और हाँ, और अगर हम लोग इसमें 3 भी कर सकते हैं, 3 कर देंगे तो ये अब क्या करेगा कि आई में 3 टाइम्स वैल्यू को ऐड करेगा। यानी पहली वैल्यू हमारी 1 है, फिर 4 हो गई, फिर 7 हो गई, 10 हो गई और उसके बाद दी एंड हो गया। तो यानी मीन्स के आई प्लस इज इक्वल्स करके आप कोई भी वैल्यू आगे डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे, सही ना। लेकिन अगर आपने सिंगल वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ करना है तो ये आई प्लस प्लस करेंगे, सही है ना। इस तरह से लिखेंगे तो ये सिर्फ एक एक इंक्रीमेंट करेगा, सही है। हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम 3 प्लस प्लस के साइन लगा दें तो उसका मतलब है ये 2 टाइम्स करेगा। सिंगल टाइम के लिए ये हम लोग यूज़ करते हैं। फिर अगर 2 टाइम्स आपने किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना है इस तरह से लिखेंगे, 3 टाइम्स अगर आपने किसी को इंक्रीज़ करना है तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये जो पहला मेथड है, सही है ना, इसके अंदर 2 ऑप्शन हैं कि आई प्लस प्लस करके लिख दें या आई प्लस इज इक्वल्स टू 1 लिख दें। अब चूँकि ये थोड़ा सा एक लेंदियर चला जाता है तो हम लोग आई प्लस प्लस को या आई माइनस माइनस को प्रीफर करते हैं। सही है, समझ में आ गई चीज़ें। ओके, अच्छा इसको मैं ख़त्म करूं और फिर वापस इसी पे आते हैं। इस तरह से, सही ना। अच्छा ये मेरा प्रोग्राम है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट एंड रन करके देखता हूँ, कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ। तो अब मेरा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो जनरेट हो गया, सही है ना। यानी मीन्स के लास्ट टाइम ये हो रहा था कि कंटिन्यू की वजह से वो आई प्लस प्लस पे पहुँच ही नहीं पा रहा था, तो जिसकी वजह से मेरा जो प्रोग्राम था वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। अब अगर आपने सी आउट की स्टेटमेंट से पहले आई प्लस प्लस कर दिया तो इसका मतलब है कि आप पहले वैल्यू को ऐड कर रहे हो, उसके बाद फिर प्रिंट कर रहे हो। आई प्लस प्लस जब मैंने नीचे लिखा था वो पहले प्रिंट कर रहा था, बाद में इंक्रीज़ कर रहा था, सही ना। तो उस सूरत में अगर आपने इसको 1 से लेके 10 तक ही रखना है ना, तो फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अपनी जो डिक्लेरेशन है ना उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। यानी मीन्स के इसको आपने करना है 0 और इसको यहाँ पे आपने या तो लेस वो इक्वल का साइन हटा दें या लेस देन एंड इक्वल्स टू 9 कर दें, सही ना। तो उस सूरत में अगर आपका जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से यानी मीन्स के जो प्लस प्लस की पोजीशन चेंज करने से आपको अपनी इनिशियल वैल्यू और जो टेस्ट कंडीशन है उसमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ये चीज़ समझ में आ गई। ओके। हम्म हम्म एक वेरिएबल से भी हो जाएगा, लेकिन मेक श्योर कि जब आपने एक वाइल लूप में उसको यूज़ कर लिया तो दोबारा जब यूज़ करें तो उसकी वैल्यू को रीसेट कर दें। बात समझ में आई। ओके सही है। यानी मीन्स के जिस तरह मैंने वो जे ऊपर जे को डिक्लेयर किया था फिर नीचे वाइल के अंदर जे को रीसेट किया था ना, तो उसी तरह आपको आप वेरिएबल को फॉर एग्जांपल कि मेरा एक प्रोग्राम है ये वाला, ये जो मैंने बनाया हुआ है, इसमें लेट सपोज कि मेरा काम कंप्लीट हो गया, सही ना, ये वाइल का लूप। उसके बाद फिर मैं दोबारा से यानी मीन्स के मैं दोबारा यहाँ पे एक और कोई वाइल का प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ तो उसके अंदर शुरू में मुझे आई की वैल्यू को, क्योंकि आई की जो मेरी वैल्यू है वो इस लूप में 10 पे जाके स्टॉप हुई है, सही ना। तो अब मुझे दोबारा आई की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ना एक दफ़ा फिर आई को रीसेट करूँगा और उसके बाद फिर मैं अपना वाइल का लूप जो है वो जो भी मुझे इसमें कंडीशन सेट करनी है वो कंडीशन सेट करके और उसमें मैं अपना काम परफॉर्म कर लूँगा। लेट सपोज के वही मैं आई को यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे सी आउट वही वैल्यू ही प्रिंट करा लेता हूँ सिंपल इस तरह से। अब यहीं पे मैं प्लस प्लस भी लिख देता हूँ ताकि एक ही लाइन में काम हो जाए। और डेफिनेटली मुझे लाइन भी चेंज करनी है, यानी लाइन भी चेंज कर लें ताकि आपके पास आउटपुट जो है वो एक अलग लाइन में शो हो।
अब ये देखें, यानी पहला वाइल लूप जिससे मुझे 1 से लेके 10 तक वैल्यू प्रिंट हो गई, सिर्फ मेरा 6 जो था स्किप होना था, स्किप हो गया। सेकंड वाइल लूप वही मैंने आई का ही वेरिएबल यूज़ किया, आई को मैंने 1 से इनिशियलाइज़ करके 5 टाइम्स प्रिंट किया, और सबसे आखिर में मेरी दी एंड की स्टेटमेंट है, उससे पहले कोई वो एंड लाइन नहीं लगी हुई, इसी वजह से सेम लाइन पे प्रिंट हो रहा है। सही है, ये चीज़ समझ में आ गई? ओके, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है? जी। हम्म। कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, ले हाँ। हाँ, क्वेश्चन के अंदर ना हर चीज़ मेंशन होगी, जो मैं क्वेश्चन देता हूँ एग्ज़ाम में ना, तो उसमें मेंशन करता हूँ कि लेट सपोज हम वही इवन एंड ऑड वाले की बात करता हूँ, तो उसमें मैं मेंशन करूँगा कि आपने डू वाइल को यूज़ करना है और सिर्फ डू वाइल के थ्रू करना है, सही है। और अगर उसमें मैंने मेंशन किया कि इसमें आपने डू वाइल और इफ़ की कंडीशन के साथ ये प्रोग्राम बनाना है, तो फिर आप वो यूज़ करेंगे, यानी मीन्स के क्वेश्चन के अंदर वो तमाम चीज़ें मेंशन होंगी कि आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हुए आपने पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है। जब भी यानी मीन्स के मिड टर्म की अनाउंसमेंट होगी, तो मैं आमतौर पे जो मिड टर्म का मेरा पैटर्न होता है या पेपर का होता है, तो उसकी भी मैं क्लास पहले लेता हूँ एक ना, ताकि आप लोग को आइडिया हो कि मिड टर्म में किस तरह के सवाल आएंगे और कितने क्वेश्चंस आएंगे एंड सो ऑन, इस तरह की ना, तो वो एग्ज़ाम के लिए परेशान ना होइएगा, उसको उसकी एक ऑलरेडी क्लास होगी। बल्कि मैं एक ना कुछ आपकी ना प्रैक्टिस भी करा दूंगा इसमें, जो टीम्स है उसमें क्विज़ क्रिएट होता है, तो क्विज़ के मैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक क्विज़ क्रिएट करूँगा, तो उससे आप लोग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कर सकते हैं कोई भी आप एक एग्ज़ाम। सही है, ठीक है। अभी एक दो लैब्स और हो जाएं हमारी, खासकर ये इफ़ की जो कंडीशंस की डिसीजंस की जो लैब है ना, वो मैं ज़रा कर लूँ, तो उसके बाद फिर मैं आपकी फ़र्दर प्रैक्टिस कराऊंगा विद मेडिकल एप्लीकेशन के साथ ना, कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है या पल्स रेट वगैरह है ना, इसकी रीडिंग्स डाल के। और फिर एक हमारा बीएमआई का भी होता है, पता नहीं मैंने वो भी एक लैब है, इन जिसमें बीएमआई कैलकुलेट करते हैं, उसमें अपनी हाइट और वेट डालते हैं, तो वो बीएमआई कैलकुलेट करके बताता है। उसमें ये पता चलता है कि आप नॉर्मल वेट हैं, ओवर वेट हैं, अंडर वेट हैं एंड सो ऑन। तो उसकी एग्जांपल लेके हम चलेंगे थोड़ा सा। अच्छा, वो चीज़, अच्छा। तो उसमें एज सच क्या था, यानी मीन्स के वो जो टास्क था आप लोगों का, लेट मी ओपन द टास्क। आप इसकी बात कर रही हैं ना, टास्क नंबर 4 की? असाइनमेंट, असाइनमेंट।
किसकी बात कर रही हैं असाइनमेंट नंबर 2 में? ये तो नेस्टेड वाइल से एक वैल्यू जो है वो जनरेट हो रही है ना, यानी मींस कि ये जो टेबल जनरेट हो रहा है इसमें कोई ख़ास चीज़ तो कुछ भी नहीं है सवाए इसके कि अभी जो मैंने सर नेस्टेड की एग्जांपल दी थी जिसमें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 करके जो वैल्यूज़ प्रिंट हो रही थी, तो आपने उसी फार्मूले के अंदर ही इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी थी जिससे ही आपको आउटपुट जनरेट करना था, सही है ना। तो इसमें कोई फार्मूला कुछ भी नहीं है। मैं समझा था शायद आप किसी मैथमेटिकल फार्मूला की बात कर रही हैं जिसको हम इम्प्लीमेंट करके उसका आउटपुट देखें। तो ये तो एक जनरल सीक्वेंस है, यानी मैं इसको टेबल इस वजह से कह रहा हूँ कि 5 10 15 25 इस तरह से जनरेट हो रहा है, तो इस वजह से ये टेबल है। तो लेकिन बेसिकली ये एक सीक्वेंस है, सही ना, और एक पैटर्न है जो कि जनरेट हो रहा है। और अगर आपने बस इसमें यही देखना था कि जो सीक्वेंस ये है कि जो हमारी ऊपर वाली लाइन है, सही है ना, वो स्टार्ट हो रही है 5 से, फिर सेकंड लाइन स्टार्ट हो रही है 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। अभी क्वेश्चन किया था ना कि जो वर्टिकली तौर पे जो होता है वो आउटर लूप होता है और हॉरिजॉन्टल तौर पे इनर लूप होता है। तो आप उससे ये अंदाज़ा कर सकते थे कि जो मेरा वर्टिकल लूप है वो डिक्रीज़ हो रहा है, सही है ना। तो इसका मतलब है कि मुझे आउटर लूप जो है वो डिक्रीमेंट वे में रन करना है, सही है। और जो मेरा इनर लूप है वो वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसका मतलब है कि वो इंक्रीमेंट वे में एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को यानी आई की वैल्यू को और जे की वैल्यू को सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये सीक्वेंस जो है वो जनरेट हो रहा है, सही है ना। तो अगर मेरे पास ये प्रोग्राम अगर खुला हुआ है तो मैं इसमें सिर्फ एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ। आपने करना इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल, और यहाँ पे जो आई मल्टीप्लाई बाय जे करना था, सही है। लेकिन ये वाला जो लूप है ये रिवर्स हो जाएगा और इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं था। तो इसमें कोई कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, सवाई आई मल्टीप्लाई जे के। समझ में आई ये चीज़, या मैं सॉल्व कर दूं? सही है, क्योंकि मैं उसमें भी आप लोग हो सकते हैं कंफ्यूज हों कि जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस हों। जब मैथमेटिकल इक्वेशंस आती हैं ना तो उसमें हमें ब्रैकेट्स, फर्दर ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं कि कौन सी चीज़ को पहले सॉल्व करना है, कौन सी चीज़ को बाद में सॉल्व करना है, सही ना। वो जिस तरह मैंने कल की क्लास में भी थोड़ा बहुत बताया था। और फिर ये कि कंप्यूटर जो है वो खुद ब खुद सबसे पहले डिवीजन को सॉल्व करता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सब्ट्रैक्शन और फिर एडिशन को सॉल्व करता है। तो अगर आपकी लेंदी इक्वेशन है तो उसके अंदर आपको ब्रैकेट्स का सहारा लेना पड़ेगा, इस तरह से राउंड ब्रैकेट्स का, कि कौन सी चीज़ पहले सॉल्व हो, कौन सी चीज़ बाद में सॉल्व हो, इस तरह से। अगर आप इसमें भी राउंड ब्रैकेट लगा देंगे एक सिंपल सी चीज़ में, क्वेश्चन नंबर 2, ले मैं अभी ये मेरा कोड लिखा हुआ है, देखिए मेरा जी बोले। अच्छा, ये मैं आपको इसी में करके दिखा देता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम है ना, आई की वैल्यू को लूँगा मैं 5, यहाँ पे मैं लगाऊंगा ग्रेटर देन का साइन, इसको मैं कर दूंगा 1, जे की वैल्यू को कर दूंगा यहाँ पे 1, सही है। आई को कर दूंगा माइनस माइनस, यहाँ पे मैं वैल्यूज़ बड़ी हो रही हैं तो एक टैब ले लेता हूँ। लेट मी कंपाइल, ये देखें ज़रा सी मैंने वैल्यूज़ को चेंज किया और जो डिज़ायर्ड आउटपुट था वो मेरे पास जनरेट हो गया। तो थर्ड चलो
मैं देख लूँगा, अगर लॉजिक सही है तो उसके ऊपर कोई नंबर नहीं कटेंगे, अगर लॉजिक अगर आपकी सही है। लेकिन ये कि जो सो कॉल्ड द मोस्ट एफिशिएंट कोड है वो ये है। इसमें सिर्फ वही है कि जब भी ये आपके पास इस तरह की चीज़ आती है ना, तो उसमें आपने जो सारी सेटिंग करनी है वो लूप की स्टार्टिंग की, इनिशियल वैल्यू की, उस पर सारा गेम चलता है, जो खासकर नेस्टेड लूप की अगर हम बात कर रहे हैं। इस पूरे आउटपुट को अगर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो सिंपल, जो आपने डिक्रीमेंट में जो लूप लिया उसको आप इंक्रीमेंट में लिख दें, तो आपका जो आउटपुट है वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है सिर्फ आउटर लूप का खेल था। सही। और कोई क्वेरीज? जी। अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि मुझे कोई नोटिस रिसीव नहीं हुआ है। तो यूजुअली ये होता था कि जब नॉर्मल यूनिवर्सिटी में क्लासेस होती थी तो उसमें तो क्लासेस के टाइमिंग ना कम हो जाते थे, यानी मींस के मेरे ख्याल में 15 मिनट्स कम हो जाते हैं। अगर 1 घंटे की क्लास है ना, वो एक घंटा 10 मिनट की तकरीबन हो जाती है, यानी मींस के फिर उसमें सुबह 8 बजे यूनिवर्सिटी लगती थी और 2 बजे ऑफ होती थी, 8 से 2 की टाइमिंग हो जाती थी। तो अब मुझे ये नहीं पता कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या स्केड्यूल कम होगा नहीं होगा, तो अभी तक मुझे इसका कोई नोटिस नहीं आया है। तो अगर नोटिस नहीं आया तो फिर आपको यही टाइम फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि फिर टीचर जो है ख़ुद से अपनी कुछ क्लास का ना टाइम कम कर दे, क्योंकि डेफिनेटली बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा रमज़ानों में। तुम लोगों के लिए तो सुन लोगे, लेकिन जो अब मेरी यानी असल में मैंने कुछ अपना टाइम टेबल ऐसा बना लिया कि मेरी एक ही दिन में 2 क्लासेस होती हैं। तो 2 घंटे तुम लोगों के साथ हैं, फिर 1.5 घंटा मेरा दूसरी सेमेस्टर 6 वालों के साथ है। 3.5 घंटे बोलना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वेलकम। और कोई क्यूरी? सही है, ठीक है। अगर कोई भी कभी भी कोई क्यूरी हो, ईमेल कर दें मुझे। ईमेल बस सबसे बेस्ट है कि मेरे पास ईमेल आ जाती है, तो जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं आराम से उसको देख के और रिप्लाई कर देता हूँ। और अगर इसी तरह कोई सेशन रखना हो तो इस तरह का हम सेशन भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलें, अगर कोई क्यूरी नहीं है तो फिर सेशन फिर एंड कर देते हैं। चलिए, ओके फिर, अल्लाह हाफिज़। या कोई पूछना है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।